नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति, यानी समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। इस लेक्चर में देखें दृष्टि 2025 जिसका वॉल्यूम 2 है, यानी इसका वॉल्यूम 2 देखें तो समसामयिक घटनाओं को वार्षिक संकलन इसमें दिया गया है, जो 1 सितंबर 2024 से 15 सितंबर 2025 तक की घटनाएं इसमें अपडेटेड हैं। और इस पर आधारित जो है समसामयिक घटना सार की जो करंट अफेयर्स था उसको भी हमने देख लिया था। उसमें 12 सितंबर 2025 तक की घटनाएं अपडेटेड की गई थी और इसमें 15 यानी 3 दिन ज़्यादा तक की घटनाएं हैं। तो उस पर आधारित समसामयिक घटना सार पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना करके यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में जो 8 महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए उसमें प्रथम टॉपिक जो है वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी, ऐसा सिलेबस में दिया गया है। तो इसमें दृष्टि के अंतर्गत जो है करंट अफेयर्स को देखते हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम 2 है। वैसे इस पर निरंतर दृष्टि करके मंथली या 3 महीने पर यह हमेशा जारी करता रहता है। इस बार जो है वार्षिकांक के रूप में यहाँ दृष्टि वॉल्यूम 2 जारी किया गया है। तो यह भी अति महत्वपूर्ण है यूपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए, जिसके अंतर्गत देखें अपर पीटी एग्जाम 2025, जिसका पीटी एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। इसके अलावा एलटी ग्रेड एग्जाम्स के लिए, जिसका एलटी ग्रेड का एग्जाम जो है शिक्षक भर्ती का एलटी ग्रेड का एग्जाम जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कंडक्ट करा रहा है, यानी 2008 में पहली बार कराया था। इसके बाद देखें 2025 में 7 साल बाद वैकेंसी कराया जा रही है। तो ये 6 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो रही गणित के साथ, गणित और हिंदी के साथ। इसके अलावा जो एलटी ग्रेड यानी के साथ ही जीआईसी लेक्चरर के लिए भी जो 40 प्रश्न करंट इसमें जो जीएस के रहेंगे जनरल स्टडीज़ के, उसमें करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट भूमिका, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो कहने का आशय हुआ कि यह लेक्चर आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अब इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हुए सारे लेक्चर देख सकते हैं इस चैनल पर, यानी सारे लेक्चर जो है इस चैनल के प्ले लिस्ट में उपलब्ध हैं। इसके अनुक्रमणिका का अध्ययन करते हैं तो यहाँ देखें सबसे पहले सूक्ष्म दृष्टि दी गई है। तो इसी पर सबसे पहले इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय प्रदेश के अंतर्गत ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसमें देखी जा सकती है राष्ट्रीय प्रदेश में भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, यानी 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन चुने गए। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2025, NIRF इंडिया रैंकिंग 2025, दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती मनाएगी। अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ। देश में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन योजना। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ। स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यानी UDISE प्लस रिपोर्ट 2024-25। ग्रीन मोबिलिटी पहल का उद्घाटन। व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025 अप्रैल जून 2025 में। ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनिमय अधिनियम 2025, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025, भारतीय पत्तन अधिनियम 2025, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 2025, भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISMA की तहत परियोजनाओं को मंजूरी। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण फर्स्ट B को मंजूरी आदि शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश के अंतर्गत देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसमें भारत मलेशिया का संबंध, भारत सिंगापुर का संबंध, भारत चीन का संबंध, भारत रूस यानी IR इसमें है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के अंतर्गत यहाँ नेपाल में जिन जेट आंदोलन, यूनिसेफ की बाल रिपोर्ट 2025, ग्रैंड इथोपियन ने रेनासा डैम, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025, इसराइल का यमन में यहूदी मंत्रिमंडल पर हमला आदि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को देखा जा सकता है। इसमें SCO का शिखर सम्मेलन 2025, फिलिस्तीन समस्या के शांतिपूर्ण समाधान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आदि। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन, सत्ता परिवर्तन के अंतर्गत सब ये सारी जानकारी इसमें होगी। इसके अलावा आर्थिक प्रदेश के अंतर्गत ये सारी जानकारी इसमें कवर है। वैज्ञानिक प्रदेश में ये सारी जानकारी इसमें, जिसमें निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण भारत ने किया 30 जुलाई 2025 को। इसका अग्नि 5 का सफल परीक्षण इसमें शामिल। उत्तर प्रदेश संक्षिप्त यानी यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स इसमें इंपॉर्टेंट है। खेल प्रदेश में 4 ग्रैंड स्लैम जो हो चुके हैं उस पर इंपॉर्टेंट है। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में जिसको ये ड्रा रहा 2-2 से, यानी दोनों टीमों ने, इंग्लैंड और जो है भारत ने 2-2 मैच जीते। एक मैच वास्तविक रूप से ड्रा रहा, तो ये श्रृंखला ड्रा रही, यानी 2-2 मैच जीतने के साथ जो है बराबरी पर रही है। इसके बाद सारी जानकारी खेल प्रदेश के अंतर्गत से शामिल की गई है। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं, ज़्यादा भूमिका न बनाते हैं। इसमें सूक्ष्म दृष्टि को देखते हैं इस लेक्चर में, यानी वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण इसमें दिया गया। तो राष्ट्रीय घटनाओं को, नेशनल करंट अफेयर्स को देखते हैं। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को उद्घाटन तथा शिलान्यास किया? आइजोल मिजोरम में, यानी मिजोरम की राजधानी जो आइजोल में इन्होंने उद्घाटन किया। कितनी? 9,000 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का उद्घाटन किया। कब? 13 सितंबर 2025 को। यहाँ 8,070 करोड़ से अधिक की लागत वाली किस नई रेल लाइन का उन्होंने उद्घाटन किया?
तो बैरागी सैराग रेल लाइन का, यानी यहाँ पर जो है पहली बार देखें तो यहाँ पर रेल लाइन यानी रेलवे चलाएगी, राजधानी एक्सप्रेस जो है वह बैरागी सैराग रेल लाइन पर चलाएगी। मिजोरम बीच देखें तो यह रेल लाइन से जुड़ गया है 13 सितंबर को। इसके बाद देखें इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो 3 एक्सप्रेस ट्रेन, यानी कितनी नई, तो 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आइजोल में पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा। इसके बाद देखें NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा, 4 सितंबर को जारी किया गया। IIT मद्रास जो शीर्ष पर रहा है। IIT मद्रास ने यानी NIRF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा है, 7 वर्षों से। आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए भारत का पहला AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवादक कौन सा है, तो आदिवाणी है। सितंबर 2025 में इसको किया गया, यानी AI आधारित अनुवादक है। किसके लिए? आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप में संरक्षित करना, आदिवाणी के अंतर्गत इसको संरक्षित किया जा रहा है। इसके बाद इसमें देखिए तो नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है, 3 सितंबर 2025 को, तो ABP ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, यानी नीति आयोग का यह पहल है। ABP ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव नीति आयोग की पहल है। हाल ही में कहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया 30 अगस्त 2025 को गौतम बुद्ध नगर में। यानी जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने रक्षा उपकरण ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण कहाँ किया, गौतम बुद्ध नगर में, यानी गौतम बुद्ध नगर में इनका लोकार्पण किया। इसके बाद इसमें देखें तो आपका ये बनता है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, यानी नारी। कहने का सही हुआ कि नारी का देखें पूर्ण रूप क्या है, तो N से नेशनल है, A से एनुअल है, R से रिपोर्ट है और I से इंडेक्स, नारी। नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 के अनुसार भारत की महिलाओं के लिए शीर्ष 3 सबसे सुरक्षित शहर कौन से हैं, अगस्त 2025 में जारी किया गया। तो पहले स्थान पर कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है, पूर्वोत्तर 7 सिस्टर में पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उसमें नागालैंड की राजधानी कोहिमा जो है सबसे सुरक्षित महिलाओं के लिए। दूसरे स्थान पर विशाखापट्टनम है। तीसरे स्थान पर उड़ीसा की राजधानी देखें तो भुवनेश्वर है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी तो नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण ये बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में है। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को। योजना घोषणा कहाँ से की गई, लाल किले से की गई। इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, 15,000 रुपये की दी जाएगी। ध्यान रखें कि 2 किस्तों में दी जाएगी और ये प्रोत्साहन राशि है। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से की गई, ये भी लाल किले से 15 अगस्त को। इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य, 10 वर्षों में, 2035 तक इस मिशन को पूरा किया जाएगा। आगे इसमें देखें तो भारतीय रेलवे ने भारत की किस सबसे बड़ी माल गाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल किया। ध्यान रखें कि भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी मालगाड़ी यानी गुड्स ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल किया अगस्त 2025 में। इसका नाम रुद्रास्त्र है, यानी पूछ देगा एग्जाम रुद्रास्त्र क्या है, तो भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी मालगाड़ी है जिसका ट्रायल अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने किया है। रुद्रास्त्र मालगाड़ी की लंबाई कितनी है, 4.5 किलोमीटर है। देखें, ध्यान रखें इसको कि रुद्रास्त्र मालगाड़ी की लंबाई क्या है, 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर है। परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित किया गया अगस्त 2025 में, तो नागरिक सहभागिता मंच पर एक माह में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया। परीक्षा पे चर्चा 2025 के लिए। परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण में कितने वैध पंजीकरण हुए थे, तो 3.53 करोड़। इसी संख्या को जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI किसके द्वारा लॉन्च किया गया 4 अगस्त 2025 को, नीति आयोग द्वारा। चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया यानी चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला RPL का उद्घाटन कहाँ किया गया, 1 अगस्त 2025 को भुवनेश्वर में किया गया। पहली, दूसरी एवं तीसरी RPL का शुभारंभ कहाँ किया गया है, यानी पहली, दूसरी और तीसरी RPL
आरपीएल का मतलब क्या है, इसमें रूरल प्रोसेस लेबोरेटरीज है, क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला है। तो पहली दूसरी कहाँ सुना, तो पहली जो इसमें बेंगलुरु में यानी तेलंगाना के बेंगलुरु में, दूसरी देखें भोपाल मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और तीसरी जो इसमें देहरादून यानी उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ये जो है शुरू किया गया, शुभारंभ किया गया। किस जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है, तो जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया जुलाई 2025 में। यह हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है, तो रातड़िया डेरी में, यानी जैसलमेर के रातड़िया ढेरी में यह हड़प्पा स्थल खोजा गया है। पिपरवा निशानियों कितनी वर्षों के बाद भारत लाया गया, 30 जुलाई 2025 को 127 वर्षों बाद लाया गया। पिपरवा निशानियों की खोज कब की गई थी, 1898 में की गई थी। इन निशानियों की खोज कहाँ पर की गई थी, पिपरवा स्तूप, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में। ये किसकी निशानियाँ है, भगवान बुद्ध की हैं। ये निशानियाँ किस प्राचीन शहर से संबंधित हैं, कपिलवस्तु से। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई, जुलाई 2025 में, जबलपुर मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है कि हिंदी माध्यम से MBBS की पढ़ाई कराएगा, यह जो जबलपुर मध्य प्रदेश में, इसकी घोषणा की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 यानी ABSS 2025 का उद्घाटन किया, तो भारत मंडप नई दिल्ली में। यह आयोजन किसकी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 NEP 2025, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, क्योंकि इससे पूर्व की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की थी। इसके 34 वर्ष बाद जो ये राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति लाई गई थी, और इसके 5 वर्ष पूरा होने पर यह जो है ABSS का उद्घाटन किया भारत मंडपम नई दिल्ली में। कौन किया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आदि तिरुथिरई महोत्सव को संबोधित किया, जुलाई 2025 में, तो गंगई कोंडा चोलपुरम, तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री ने किस चोल सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया, तो राजेंद्र चोल फर्स्ट के सम्मान में। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यानी BLW ने हाल ही में किस श्रेणी का 2500वां यानी 25वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है, तो WAP-7 श्रेणी का। और यहाँ पर बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यानी BLW से संबंधित है, WAP यानी WAP-7 यानी 2500वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है। चलिए आगे देखते हैं, तो WAP-7 कितने हार्स पावर का है, तो 6000 हार्स पावर का है। 1 हार्स पावर में हम जानते हैं यानी 1 HP हार्स पावर 746 वाट होता है। इसके बाद देखें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया था, 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद 9 सितंबर 2025 को जो है इसका यानी 17वें राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया, और 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी बने, जो कि 22 सितंबर को जो है यानी इसके बाद इन्होंने अपने पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको जो है उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया। निर्वाचन 9 सितंबर 2025 को कराया गया। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IICT का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया है, मुंबई में। आगे इसमें देखते हैं, तो यह PM नरेंद्र मोदी ने 5400 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कहाँ पर किया, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में। 18 जुलाई 2025 को PM मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रखी, बांकुरा और पुरुलिया जिले में। यानी ध्यान रखें कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना यहाँ पर रखी इन्होंने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-24 यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किए, 17 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले व दूसरे स्थान पर है, तो इंदौर और सूरत रहे। यानी पहले स्थान पर मध्य प्रदेश का इंदौर रहा, दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत रहा। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी की 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन शहर पहले स्थान पर रहा, तो नोएडा रहा। इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पर स्थान रहा, तो उत्तर प्रदेश का नोएडा रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसे दिया गया, तो प्रयागराज यानी अपने प्रयागराज को दिया गया। यानी प्रयागराज जो कि पूर्व का इलाहाबाद था, प्राचीन काल में भी प्रयागराज था, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज हुआ है।
तो इसको सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया? तो मराठा सैन्य प्रदेश को शामिल किया गया है। मराठा सैन्य प्रदेश में कुल कितने किले शामिल हैं? 12 किले शामिल हैं। ये किले किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। याद रखें कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 1 है, महाराष्ट्र में 11 है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कितने जिलों में लागू करने की मंजूरी दी गई? 16 जुलाई 2025 को 100 जिलों में लागू करने की मंजूरी दी। एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP 2024 पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? 14 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। विदेश स्थित भारतीय मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस मिशन को प्रदान किया गया? भारतीय उच्चायोग सिंगापुर को। श्रेणी A के तहत किन राज्यों ने स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भी श्रेणी 1 के तहत क्या मिला? स्वर्ण गोल्डन मेडल मिला है, गोल्ड मेडल। श्रेणी B में स्वर्ण पुरस्कार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश पर? जम्मू और कश्मीर को मिला है। किन जिलों में श्रेणी A कृषि हेतु स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया है? तो इसमें गुंटूर आंध्र प्रदेश मिर्च के लिए, रत्नागिरी महाराष्ट्र का अल्फांसो आम के लिए। इसमें देखिए 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र का 75वां जो केंद्र था उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? 15 जुलाई 2025 को राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं उत्तर प्रदेश। ईपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किन 4 सदस्यों को नामित किया है? ये 12 सदस्यों को नामित कर सकती हैं 4 क्षेत्रों में। तो इसमें देखें 245 सदस्य होते हैं, 245 में से 12 राष्ट्रपति मनोनीत करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 3 हो गया, 233 जो होते हैं वो राज्यों से निर्वाचित हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ ध्यान दें कि इसमें कौन है 4 सदस्य? तो उज्ज्वल निकम जो अधिवक्ता हैं, मीनाक्षी जैन इतिहासकार हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला पूर्व विदेश सचिव हैं और श्री सदानंदन मास्टर सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये 4 लोगों को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है राज्यसभा के लिए। कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहाँ शुरू की गई? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी याद रखें बिलासपुर यानी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में संचालित की गई, यानी ये संचालित यहाँ पर किया गया। आगे देखते हैं तो यह है भारत की 16वीं जनगणना कब आयोजित करने की घोषणा की गई? वर्ष 2027 में। 16वीं का मतलब आज़ादी के बाद की 8वीं होगी 2027 की, और आज़ादी से पूर्व भी 8 हो चुकी थी। यानी पहले देखें जो जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू होती है, लेकिन नियमित जनगणना देखें तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से शुरू होती है। तो इन नियमित जनगणना के हिसाब से यदि हम देखें तो आज़ादी से पूर्व 8 जनगणनाएं कराई गई थी, यानी 15 अगस्त 1947 तक, और आज़ादी के बाद जो 11वीं यानी जो 7वीं जनगणना थी वो 2011 में कराई गई थी। इसके बाद नियमित 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण उसको स्थगित कर दिया गया। अब यह 2027 में जो है आयोजित करने की घोषणा की गई है, जो कि आज़ादी के बाद की 8वीं ओवरऑल 16वीं जनगणना होगी। परीक्षा के दृष्टिकोण में ध्यान रखें तो सेंसस 2011 का ही अभी उपयोग होगा जब तक कि 2027 का सेंसस प्रकाशित न कर दिया जाए। भारत की 16वीं जनगणना कितने चरणों में कराई जाएगी? 2 चरणों में। तलाश पहल किसके लिए शुरू किया गया है? तो तलाश पहल देखें क्या है? एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालयों को आदिवासी छात्रों के लिए यह है। तलाश का पूर्ण रूप क्या है? तो T से इसमें ट्राइबल, A से एप्टीट्यूड, L से देखें लाइफ, और लाइफ S से इसमें स्किल है, और एंड सेल्फ स्टीम हब ये पूर्ण रूप इसका है। इसको आप याद रखें तलाश क्या है और किसके लिए है। किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यों के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो श्यामा प्रकाश मुखर्जी जी की 125वीं जयंती मनाए जाने कार्यक्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया है? तो नीनू गुप्ता ने किया। बिहार सरकार ने किस आयोग को पहली बार गठन को मंजूरी दी? बिहार युवा आयोग को। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है? 35%। अत्याधुनिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ 6 जुलाई 2025 को? तो CSIRIGIB दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। अत्याधुनिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक है यह। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खेलो इंडिया नीति 2025 को कब मंजूरी दी गई? 1 जुलाई 2025 को। यानी खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी 1 जुलाई 2025 को। खेलो भारत नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन 2 एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए
नए लिंक एक्सप्रेसवे हेतु ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी दी 3 जुलाई 2025 को। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। किस राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के तहत वर्ष 2024-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। वर्ष 2024-25 के डेल्टा रैंकिंग में कौन सा विकास खंड शीर्ष पर है? तो क्रमशः देखें तो जालौन जनपद का जालौन विकास खंड, रामपुरा जालौन, देवकली गाजीपुर का, बिशनपुरा कुशीनगर का और मड़िहान पटेहरा मिर्जापुर की ये जो है विकास खंड जो शीर्ष पर हैं इसमें डेल्टा रैंकिंग में। आगे इसमें देखें तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है? 19 जून 2025 को तो 54 संस्थान इसमें थे। इस रैंकिंग में भारत का शीर्ष रैंकिंग संस्थान क्यों? तो IIT दिल्ली है, जबकि हमने NIRF में शीर्ष स्थान देखा था IIT मद्रास को। और यहाँ पर QS में पहले स्थान कौन है? IIT दिल्ली, जिसको 123वां स्थान मिला। भारत में पहला स्थान है। एरिक्सन अपनी पहली भारत निर्मित एंटीना प्लांट कहाँ शुरू की है? जून 2025 में तो DVDN ग्लोबल इनोवेशन पार्क मानस हरियाणा में। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ उद्घाटित किया गया 17 जून 2025 को? तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानस हरियाणा में। भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई-वोटिंग किस राज्य में शुरू किया गया? तो बिहार में। बिहार में देखें विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है नवंबर-दिसंबर में, तो वहीं पर देखें भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई-वोटिंग जो है शुरू किया गया बिहार में। इसके बाद इसमें देखें तो स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई-वोटिंग से बिहार में मतदान किया गया। देश में पहला ई-वोटर मतदाता बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विभा कुमारी हैं, नगर पालिका पकड़ी दयाल जिला पूर्वी चंपारण की विभा कुमारी हैं ई-वोटर। यह ध्यान रखें कि ये देश में पहला है, यानी अपने भारत देश में पहला ये ई-वोटर हैं विभा कुमारी जी। भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया है? लखनऊ को, यानी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कहाँ की गई? लाहौल स्पीति में। यह किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया? हिमालय जैव क्षमता प्रौद्योगिकी संस्था पालमपुर द्वारा। नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया? बिहार में 891 है। किन राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो सबसे पहले स्थान नागालैंड है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर लद्दाख है, मेघालय, फिर इसके बाद केरला का स्थान। इसमें देखें केरला टॉप पर नहीं है, ध्यान रखें आप। नागालैंड पर स्थान पर, पूर्वोत्तर भारत के जो 7 सिस्टर में राज्य शामिल हैं उसमें देखें तो आपके 3 शामिल हैं। इसमें टॉप 5 में देखें तो पहले स्थान पर नागालैंड, दूसरे अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद मेघालय इसमें शामिल है। लोकपाल का नया आदर्श वाक्य मोटो क्या है? 11 जून 2025 को नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण जो है इसका नया आदर्श वाक्य या मोटो बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि की श्रद्धांजलि अर्पित की? तो 125वीं इनकी पुण्यतिथि मनाई गई 9 जून 2025 को। ये ध्यान दें कि 16 नवंबर को जो है इनका भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस के रूप में, और इनकी पुण्यतिथि 9 जून 2025 को 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? निजामाबाद तेलंगाना में। कौन किया? तो भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की? सिंगना, आगरा, उत्तर प्रदेश में। यह इंपॉर्टेंट है स्पेशल के लिए, यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र जो आलू का होगा, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र ने सिंगना, आगरा में, उत्तर प्रदेश में इसका स्थापित करने की घोषणा की है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र यानी GSEC कहाँ स्थापित किया? हैदराबाद, तेलंगाना में। त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता राज्य घोषित किया गया? तो इसमें उल्लास 9 साक्षरता कार्यक्रम, यानी उल्लास जो योजना इसका 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम कर त्रिपुरा को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया जून 2025 में। त्रिपुरा किन राज्यों के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बना था? तो मिजोरम और गोवा के बाद। देश में पहली योग नीति किस राज्य ने जारी की? उत्तराखंड ने जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन 2 महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह को शुभारंभ किया? श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी जी के। यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरला में। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो बिहार।
जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा है? तो चिनाब ब्रिज है। इसके बाद इसमें शामिल करते हैं तो कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया? तो उधमपुर श्रीनगर बरमुला रेल लिंक। पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटरा जो वंदे भारत ट्रेनें थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो अंजी ब्रिज का। हाल ही में भारत ने किन 2 वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमियों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया 4 जून 2025 को? तो खीचन फलोदी और मेनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान की ये आर्द्रभूमियाँ हैं। तो देखें इसमें यहाँ पर आपका जो वर्तमान में जो आर्द्रभूमियों की संख्या वो 91 है भारत में, और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 20 से ज़्यादा हैं और उत्तर प्रदेश में 10 आर्द्रभूमियाँ हैं। खीचन फलोदी और ये हमने देख लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस भारत की यात्रा की? पैराग्वे के राष्ट्रपति, इसको याद रखें। भारत को किस संगठन के 2026-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो यह देख सकते हैं ECOSOC यानी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया। ये आप इसका कार्यकाल देख सकते हैं, भारत का कार्यकाल यहाँ से आपका यहाँ तक है। IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया गया? तो न्यू शिलांग टाउनशिप मेघालय में। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के लिए भी शुरू की? कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई के लिए। इसके बाद देखें किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 मैड मिलेनियम डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया? तो LIC भारतीय जीवन बीमा निगम ने। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? तो इसमें एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या, इसमें देखें सर्वाधिक संख्या जो है वो 5,88,107 पॉलिसियों के रूप में है। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM का नाम क्या है? तो भारत जेन है। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 300वीं जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई यानी 660 मेगावाट को राष्ट्र को समर्पित किया? तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना को। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह समिट कहाँ की गई? भारत मंडप नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा वाली यानी CIF के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो गीता समौता हैं जो CISF की हैं। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी? 1200 कर दी है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या था? यानी विकसित भारत एट 2047 के लिए विकसित राज्य यानी भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर भारत को विकसित राज्य बनाने के लिए जो है नीति आयोग की 10वीं शासी बैठक की ये विषय थी, और यह इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसमें कुछ जो है बृहद दृष्टि को भी शामिल कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं सिलेक्टेड नोट्स के माध्यम से। तो इसमें देखें प्रमुख आयोजन में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट लॉन टेनिस। इसमें देखें 2025 में 4 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। पहले स्थान पर सबसे पहले जो होता है साल के शुरुआत में सबसे पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर इसके बाद US ओपन। चारों प्रतियोगिताएँ हो चुकी है। इसके विनर को देखें तो पुरुष एकल विजेता देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के जैनिक सिनर हैं, और फ्रेंच ओपन के कार्लोस अल्कराज हैं, और विंबलडन के पुनः जैनिक सिनर बनते हैं, और US के जो हैं कार्लोस अल्कराज होते हैं। यानी 2-2 ये लोग जीते हैं। यानी देखें तो जो विषम संख्या के रूप में 1 और 3 है वह जैनिक सिनर जो इटली के वो जीते हैं, और सम संख्या 2 और 4 है जो क्रम के हिसाब से इसको कार्लोस अल्कराज स्पेन के जीते हैं। इसमें ध्यान रखें कि इसके कार्लोस अल्कराज ने जिसको जीता उसको विजेता जैनिक सिनर ही रहे हैं। जबकि जैनिक सिनर को देखें तो जैनिक सिनर ने एक बार कार्लोस अल्कराज को हराया, एक बार देखें तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। महिला एकल विजेता हम देखें तो यहाँ पर देखें चारों जो ग्रैंड स्लैम की महिला एकल विजेता हैं वो चारों अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा ये टफ बन जाता है इन लोगों को याद करना। हालांकि उपविजेता देखें तो 2 जो उपविजेता हैं प्रथम यानी क्रम के हिसाब से प्रथम 2 की उपविजेता एर्ना सबालेका ही हैं, और जो प्रथम 2 की उपविजेता हैं वहीं आखिरी की विजेता बनती हैं, ये भी याद रखना है।
महिला एकल की विजेता के अंतर्गत पहला जो ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन उसका देखें तो मैडिसन कीज हैं जो यूएसए की हैं, इसके बाद कोको गाफ हैं ये भी यूएसए की हैं, इसके बाद ईगा स्विटेक हैं जो पोलैंड की हैं और इरिना सवालेका जो बेलारूस की हैं। और अंतिम 2 विंबलडन और यूएस के उप विजेता एक ही व्यक्ति हैं, अमांडा अनिसिमोवा, ये यूएसए के हैं। इन्होंने ग्रैंड स्लैम तो कोई नहीं जीता लेकिन विजेता दोनों में रही हैं, उस दौरान 2025 में ग्रैंड स्लैम जीतने में असफल रहे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पुरुष युगल विजेता के अंतर्गत ये लोग शामिल हैं, हालांकि जिसमें भारत शामिल रहेगा वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें न तो पुरुष युगल विजेता में विजेता उप विजेता में भारत शामिल नहीं है और न ही महिला युगल विजेता में भारत विजेता उप विजेता में शामिल है। मिश्रित में भी भारत देखें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बनता है जब एकल विजेता के किसी के साथ मिल करके जब जीतते हैं तो वो इम्पोर्टेंट होता है, या फिर भारतीय कोई विजेता उप विजेता तो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इम्पोर्टेंट रूप में आप इसी को याद रखें, पुरुष एकल विजेता को और महिला एकल विजेता को आप याद रखें, इम्पोर्टेंट है ये। एक और खबर को देखते हैं तो पेरिस 2024 17वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पैरा ओलंपिक किया गया, यानी पेरिस में ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था 2024 में, तो 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक भी किया गया। तो 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में किया गया। इसके अंतर्गत देखें तो पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों के आधिकारिक शुभारंभ नाम द फ्रीज रखा गया। सुमित अंतिल पैरा भाला फेंक और भाग्यश्री जाधव पैराशूट इनपुट उद्घाटन समारोह भारतीय ध्वजवाहक रहे। और इसमें देख सकते हैं चीन की महिला पैरा तैराक 7 स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों की सर्वाधिक सफल एथलीट बनी। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के पदक देखें कुल 29 पदक, जिसमें 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य पदक थे। यानी पदक तालिका में शीर्ष 5 और भारत के स्थान को देखें तो पहले स्थान पर चीन है और भारत का स्थान इसमें भारत देखें तो 18वें स्थान पर है। भारतीय स्वर्ण विजेता के अंतर्गत देखें तो अमली लखेरा हैं, सुमित अंतिल हैं। इसके बाद इसमें देख सकते हैं ये लोग हैं, तो हालांकि 2024 की घटना है। चर्चित व्यक्ति यानी इसमें देख लेते हैं संक्षिप्तियों के अंतर्गत, हालांकि इस पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए तो कुछ इसमें शामिल कर लेते हैं। देखें संदीप सिक्का हैं, संजय सिंघल हैं, उच्चतम न्यायालय के 2 नए न्यायाधीश इसमें नियुक्त किए गए, इनके नाम देख लेते हैं। 29 अगस्त 2025 को पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली और बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी 52वें CJI जो है न्यायमूर्ति BR गवई, उन्हें पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या जो है 34 स्वीकृत संख्या हो गई, यानी 34 स्वीकृत संख्या के बराबर हो गई है। इसके बाद राजू रमेश और कमांडर जतिन पाल सिंह सेवानिवृत्त हो गए। इसमें देखा जाए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के बारे में देखा जा सकता है। 12 अगस्त 2025 को लोकसभा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 124 सब आर्टिकल 4 217 218 के तहत उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नए न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और संबंधित नियमों के तहत आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय संवैधानिक समिति का गठन किया। इस समिति के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता भी आचार्य शामिल है। शिबू सोरेन देखिए इनका निधन हो गया। 4 अगस्त 2025 झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा JM के नेता शिबू सोरेन का निधन हो गया। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, पूर्व केंद्रीय कोयला मंत्री भी रहे, झारखंड से राज्यसभा सदस्य रहे। इन्हें दिसोम यानी आदिवासी समाज के श्रद्धेय उपनाम से जाना जाता है। राजीव मीनानी को भी देखा जा सकता है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई अभी हमने देखा कि 14 मई 2025 को 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। और इससे पहले यानी वो इस पद पर उन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया। वो इस पद पहुंचने वाले दूसरे दलित व्यक्ति हैं। इससे पहले न्यायमूर्ति KG बालाकृष्ण इस पद पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति थे। डॉक्टर K कस्तूरी रंजन जी के बारे में देखें, इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं। 25 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रहे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 के मसौदे के लिए समिति के चेयरमैन थे। उन्हें वर्ष 1982 में पद्मश्री, 1992 में यानी इसके 10 साल बाद पद्म भूषण तथा 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मनोज कुमार के देखें वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका देखें 4 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक का मुंबई में निधन हो गया। इनका असली नाम इंपॉर्टेंट है, हरिकिशन गिरी गोस्वामी था।
अपनी देशभक्ति वाली फिल्मों के लिए भरत कुमार के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें वर्ष 1952 में पद्मश्री तथा 2015 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ज्ञानेश कुमार देखें तो यह भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। 19 फरवरी 2025 को स्थान लिया राजीव कुमार जी का, यानी 26वें मुख्य NSCEC चीफ कमिश्नर से ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए हैं। बी नारायण देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। 13 जनवरी 2025 को स्थान लिया डॉक्टर एस सोमनाथ जी का। संजय मल्होत्रा को देख सकते हैं, देश के पूर्व राजस्व अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर के पदभार ग्रहण किया। 11 सितंबर 2024 को कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। स्थान लिया शक्तिकांत दास का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बारे में देखें, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन 26 दिसंबर 2024 को हो गया। वे 2004 से 2014 तक यानी 10 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और 1991 से 1996 भारत के वित्त मंत्री रहे PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के समय। इसके साथ उन्होंने वित्त मंत्रालय के सचिव, ध्यान रखें वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, RBI के गवर्नर 1982-85 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्हें मिले पुरस्कार सम्मान देखें तो पद्म विभूषण मिला वर्ष 1987 में, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन शताब्दी पुरस्कार 1995 में, वित्त वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1993 और 94 में, वर्ष के वित्त मंत्री के रूप में यूरो मनी अवार्ड 1993, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार 1956 में मिल चुका था। जाकिर हुसैन जी के बारे में देखें तो यह प्रसिद्ध तबला वादक सैन फ्रांसिस्को यूएसए में निधन हो गया 15 दिसंबर 2024 को। प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा के पुत्र थे। 6 दशकों कैरियर में उन्हें 4 ग्रैमी अवार्ड मिले थे। वर्ष 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण तथा 2023 में उन्हें पद्म भूषण सम्मानित किया गया। डॉक्टर P वेणुगोपाल जी के बारे में देखें, देश के प्रसिद्ध हृदय शल्य चिकित्सक एम्स दिल्ली के पूर्व यानी नई दिल्ली के पूर्व निदेशक का निधन हो गया। रतन नवल टाटा जी के बारे में देखें तो ये प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति एवं टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष का निधन 9 अक्टूबर 2024 को हो गया। वे 1991 से 2012 तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष रहे। अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति नियुक्तियों के अंतर्गत ये सब जानकारी को आप देख सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ जानकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंध में देख लेते हैं। यानी इसमें देखें 9 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया गया। इसमें देखें NDA के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन जी थे, ये 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार देखें तो पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति B सुदर्शन रेड्डी जी थे। 12 सितंबर को CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। 12 सितंबर को शपथ ली, इन्होंने ध्यान रखना है। इसमें देखें तो CP राधाकृष्णन को 552 प्रथम वरीयता वोट मिले, जबकि B सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। इसमें कुल 15 वोट अमान्य घोषित की। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 781 मतदाता जो मतदान के पात्र थे, उनमें से 767 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। CP राधाकृष्णन जी के बारे में देखें तो 4 मई 1957 तमिलनाडु के तिरुपति में उनका जन्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, 2 बार कोयम्बटूर तमिलनाडु के सांसद रह चुके हैं। वे फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। इसके अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का पदभार संभाला। जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। इसके बाद उन्हें NDA के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाया गया। उल्लेखनीय उपराष्ट्रपति का पद 21 जुलाई 2025 से रिक्त है, जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। उपराष्ट्रपति संबंधित संवैधानिक प्रावधान को इसमें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है, यानी राष्ट्रपति के बाद दूसरा है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि को। उपराष्ट्रपति अपने पद का त्याग भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर दे सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प पद से हटाया जा सकता है जिसमें राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों से बहुमत से पारित किया और उसे लोकसभा सहमत हो। इस प्रयोजनार्थ संकल्प को केवल तभी उपस्थित किया जा सकता है जब इस आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व पहले दी गई हो। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद उपसभापति होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारणों से राष्ट्रपति पद की नामैक्तिक रिक्ति की स्थिति में नए उपराष्ट्रपति के रूप में सेवाएं देता है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन शीघ्र होने तक वे किसी भी स्थिति में रिक्त होने की तारीख से 6 माह के बाद नए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमार या किन्हीं अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार पुनः ग्रहण करने तक उस कृत्यों का निर्वहन करता है। इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, अनुमुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और राष्ट्रपति के संदेह पदोन्नति भत्ते प्राप्त करता है। उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1974 के साथ संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है।
अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निवर्तमान उपराष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर किया जाना होता है। हालांकि समय से पूर्व स्थान रिक्त होने की स्थिति में जितनी शीघ्र हो सके निर्वाचन कराया जाना चाहिए। निर्वाचित होने के लिए अहरित या उपराष्ट्रपति को निर्वाचन के खड़े होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 20 संसद सदस्यों वाले प्रस्तावक के रूप में और कम से कम 20 संसद सदस्यों द्वारा समर्थक को नामित किया जाना अपेक्षित है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति तभी निर्वाचित हो सकता है जब वो क्या हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह हो, यानी योग्यता रखता। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो उपराष्ट्रपति पात्र नहीं होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, ध्यान रखें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल होते हैं, से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल मत द्वारा होता है, जिसमें निर्वाचन मतदान होता है। इसमें संसद सदस्य होते हैं, इसमें राज्य विधानसभा या विधान परिषद के जो नहीं पार्टिसिपेट, जैसा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो होता है संसद सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन उसमें राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं, वोटिंग करते हैं, मनोनीत नहीं करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन यहाँ मनोनीत भी कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में पैदा होने वाले संदेहों और विवादों की भारत के उच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाती है और निर्णय किया जाता है, उसका निर्णय अंतिम होता है। इसमें देख लें जो आपका स्वच्छ वायु संरक्षण 2025 से इसके हिसाब से स्मरणित तथ्यों के अंतर्गत देखें तो स्वच्छ वायु संरक्षण 2025 विभिन्न श्रेणियों में 3 शहर देखें तो इसमें आपका श्रेणी फर्स्ट है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या में फर्स्ट रैंक पर इंदौर है, दूसरे हैं जबलपुर, तीसरे स्थान पर आगरा और सूरत हैं। ये राज्य यहाँ पर देखा जाता है, यूपी स्पेशल में ये इंपॉर्टेंट है। श्रेणी 3 से 10 लाख तक जनसंख्या में देखिए पहले स्थान पर अमरावती महाराष्ट्र का है, दूसरे स्थान मुरादाबाद और झांसी उत्तर प्रदेश, दोनों उत्तर प्रदेश के हैं, तीसरे स्थान पर अलवर राजस्थान का है। श्रेणी 3 में देखें 3 लाख से कम जनसंख्या पहले स्थान देवास से मध्य प्रदेश का, दूसरे स्थान पर तीसरे स्थान देख सकते हैं। स्वच्छ वायु संरक्षण 2025 में उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो श्रेणी फर्स्ट में कौन कौन से उत्तर प्रदेश के शहर हैं तो आगरा तीसरा रैंक है, कानपुर का 5वां है, प्रयागराज का 7वां है, वाराणसी 11वें, गाजियाबाद 12वें, लखनऊ 15वें, मेरठ जो है 33वें स्थान पर है। श्रेणी 2 में देखें तो मुरादाबाद पहले स्थान पर, जहाँ से गोरखपुर, फैजाबाद, बरेली इत्यादि इसमें शामिल हैं। इसके बाद देखें श्रेणी 3 में जो है अनपरा, जो आपका अनपरा, रायबरेली, गजौली और खुर्जा हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 को भी शामिल कर लें, 4 सितंबर 2025 को धर्मेंद्र प्रधान ने इसको जारी किया। तो इसमें देखें 9 श्रेणियां हैं और इसमें सतत विकास लक्ष्य SDG जो है 9वीं श्रेणी है। उल्लेखनीय इंडिया रैंकिंग 8 विभिन्न विषयों के अंतर्गत संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई। समग्र श्रेणी में लगातार 7वें वर्ष 2019 से 2025 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अभियांत्रिकी विषय में IIT मद्रास को लगातार 10वें वर्ष 2016 से 2025 प्रथम स्थान प्राप्त है। विश्वविद्यालय श्रेणी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को लगातार 10वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष संस्थान समग्र श्रेणी देखें तो IIT मद्रास पहले स्थान पर, फिर IIT भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई जो है यह स्थान है। हालांकि QS रैंकिंग में देखें तो मुंबई का स्थान पहला था, लेकिन NRIF में जो भारत सरकार जारी करता है उसमें पहले स्थान पर IIT मद्रास है। अब इसमें अध्ययन खगोलिक गतिविधियों को शामिल करते हैं तो निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण देख सकते हैं। यह कब किया गया? 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष से। और इसमें उपग्रह ध्यान रखें GSLV F-16 यानी F-16 द्वारा रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। GSLV की 18वीं उड़ान थी और स्वदेशी क्रायोनिक इंजन की 12वीं उड़ान थी। GSLV की पहली पूर्ण समकालिक ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च भी थी। इसके बाद निसार उपग्रह देखें तो यह आपका है, यह इसमें ये जानकारी दी गई निसार उपग्रह के बारे में। यह भारत और यानी नासा और इसरो का मिशन था, यानी नासा और इसरो का मिशन जो है वो यहाँ देख सकते भारत अमेरिका संयुक्त मिशन निसार नासा इसरो सेंसिटिव एपर्चर रेडार 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किया गया और रॉकेट को याद रखना है इसमें। इसके अंतर्गत देखें तो भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग के अंतर्गत नासा यह इसमें है, इसरो के ये इसमें शामिल रहेंगे, यानी L बैंड सार 12 मीटर एंटीना GPS सिस्टम है नासा का। S बैंड सार और GSLV रॉकेट प्रक्षेपण या मिशन संचालन जो है यह इसरो का था। निसार में एक 12 मीटर व्यास का अनफॉलेबल रिफ्लेक्टर एंटीना है। जाते हुए 15 अगस्त 2025 को नासा इसरो अपेक्षा रडार उपग्रह ने अपने रडार एंटीना रिफ्लेक्टर को सफलतापूर्वक तैनात किया था। इसमें सब जानकारी है, इसको देखी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें देखें तो ये सारी गतिविधियाँ इसमें उपयोग भारत अमेरिका और वैश्विक स्तर पर क्या उपयोग है। L बैंड सार देखें तो बर्फ जंगलों के नीचे भूमि पर्वत इत्यादि के लिए लक्षित यहाँ पर है और S बैंड को यह यहाँ पर है। ज्ञातव्य कि निसार मिशन के लिए वर्ष 2014 में नासा इसरो के मध्य औपचारिक समझौता हुआ था, यानी 14 में हुआ था, 25 में इसका प्रक्षेपण किया गया, 11 वर्ष लग गए। सेंसिटिव अपर्चर रडार प्रणाली को यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद देखें तो एकीकृत
संयुक्त एयर ड्राफ्ट टेस्ट यानी IATD-01 को देख सकते हैं। इसमें कब है? 24 अगस्त 2025 को इसरो ने इसको किया है। पैराशूट के रूप में सब जानकारी इसमें दी गई है, इसको आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी है। साइंस और टेक के अंतर्गत इसमें कलाम 1200 का पहला स्थैतिक परीक्षण यानी 8 अगस्त 2025 को हैदराबाद की निजी अंतरिक्ष कंपनी मिसर्स स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड SAPL अपने विक्रम फर्स्ट लॉन्च व्हीकल प्रमोशन यान से पहले चरण कलाम 1200 सॉलिड मोटर का पहला स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न। कलाम 1200 यह पहला स्थैतिक परीक्षण भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से स्थैतिक परीक्षण यानी इतने बजे किया गया। इसको भी देखा जा सकता है, इंपॉर्टेंट ये भी बन सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सियोम मिशन, जो एक्सियोम मिशन 4 इसमें देखें 15 जुलाई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन यानी ISS पर 18 दिन के ऐतिहासिक वैज्ञानिक मिशन के बाद वापसी के साथ एग्जाम पूरे से सफलता संपन्न हुआ। यह मिशन नासा, एक्सियोम स्पेस, EAS एवं अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से संचालित किया गया। 25 जून 2025 को एक्सियोम 4 मिशन के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया। एक्सियोम 4 मिशन SpaceX ड्रैगन अंतरिक्षयान को फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था।